जिन लोगों के घरों में कैट्स होती हैं वो बखूबी जानते हैं कि आधी रात को इन पर कौन सा जुनून सवार होता है। इतनी हाइपर एक्टिव हो जाती हैं कि हंसी रोकना मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल यही हाल मेरी कैट्स का भी है। इस वक्त सहरी का वक्त है और हमारी बिल्लियाँ फुल एक्टिव मोड में हैं, तो सोचा क्यों ना आप भी एक्टिव हो जाएं, क्योंकि आज की वीडियो बहुत मज़े की होने वाली है। आज हम बनाएंगे कैट्स और डॉग्स का खाना, सादा मगर एनर्जेटिक सहरी और एक बैलेंस्ड इफ्तार, और साथ में होगी बहुत सारी गपशप। जैनी को दूध की खुशबू आई और फ़ौरन किचन में हाजिर। मैं दूध को पहले ठंडा करती हूँ और फिर इसे बोतल में डालकर रख देती हूँ और मलाई लैदर से बर्तन में रख देती हूँ, और फिर जब मलाई के बाद इसका मक्खन बन जाता है। और ख़ालिस देसी घी बहुत अच्छा होता है हेल्थ के लिए भी, और अल्हम्दुलिल्लाह घर का बना हुआ घी इस्तेमाल करना बहुत मज़ेदार लगता है। बच्चों के लिए सहरी बनाई तो बस मैंने एक नवाला लिया, क्योंकि मुझे बस इतना ही बर्दाश्त हो पाता है। अपने लिए कुछ ख़ास बनाने का दिल नहीं था। मैंने खजूरें, बादाम और दूध लिया और एक ख़ास पाउडर जिसमें मैंने सीड्स और नट्स डाले हुए हैं। ये एक एनर्जी बूस्टर का काम करता है और अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ा काफ़ी आराम से गुजर जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सहरी भी सादा हुआ करती थी और फरमाया कि सहरी किया करो क्योंकि सहरी में बरकत है। और अक्सर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सहरी भी खजूरों पर मुश्तमिल होती थी। सहरी के बाद एक मेरा कोर्स चल रहा है, मैं करवा रही हूँ मौलिमुल कुरान का। इसकी पहली जिल्द चल रही है। थोड़ी सी रिवीजन की, तैयारी की और फिर कुछ देर आराम किया। अंडरस्टैंडिंग कुरान के लिए ये किताबें बहुत अच्छी हैं, बहुत इंफॉर्मेटिव हैं। दोपहर हुई तो कैट्स को खाना डाला, अपनी पालतू बिल्लियों को भी, और जो स्ट्रे कैट्स हैं वो भी बाहर होती हैं। बिल्लियाँ जो ये आपको बिल्लियाँ नज़र आ रही हैं, ये अक्सर ही बाहर बैठी होती हैं, और ये कोको तो इधर ही रहता है सारा दिन रात। और आज सलमा भी आई हुई है और मफ़िन भी आया हुआ है। सलमा प्रेग्नेंट है और इसकी हालत आज काफ़ी नाजुक लग रही है। लगता है कि आज इसके बच्चे हो जाएंगे, तो अल्लाह ताला आसानी पैदा फरमाए। और बहुत दिल को कुछ होता है। ये बैठी हुई है दीवार पे आज, ये बहुत ज़्यादा बोल रही है, चक्कर लगाती है बार बार। और ये टाइगर छुप के बैठा हुआ है और खिड़की में ये सो रहा है और हम इसको ढूंढते फिर रहे हैं। तो कुछ सामान लेना था मार्केट से, तो मैं बाहर गई और आज सोचा था कि आलू गोश्त बनाएंगे, तो उसी का सामान लेने जा रही हूँ। फिर इरादा बना कि गोश्त की बजाय कीमा ले लेते हैं, जल्दी बन जाएगा झटपट। मेरी कोशिश होती है कि सहरी और इफ्तारी में सादा खाना रखा जाए, क्योंकि जितना सादा और बैलेंस्ड खाना होगा इतनी ही सेहत के लिए बेहतर है। रोज़े का मकसद सिर्फ खाना पीना छोड़ना नहीं। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ए ईमान वालों, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं ताकि तुम तकवा इख्तियार करो। सूरह बकरा में आता है। तकवा हासिल करना तो असल मकसद यही होता है ना, कि तकवा हासिल करना है। लिए जी सामान आ गया है और आज का मेन्यू डिसाइड हो गया कि क्या बनेगा। और इफ़्तार में आलू कीमा बनेगा खाना है, और बूंदियाँ जो फुल्कियाँ होती हैं, बूंदियाँ उनको बोलते हैं, वो बनेंगी। और फ्राइज़ हैं थोड़ी सी, और साथ में वो जो आलू के गोल कतले बनाए जाते हैं वो, ये आज मेन्यू है। तो अपनी कैट्स को भी मैंने खाना डाला है। ये सो रहा था उस वक्त कोको, तो फिर मैंने अब इसको खाना डाला है। ज़ोहर से असर का वक्त है और इस टाइम पे मैं इनको खाना डाल देती, थोड़ी थोड़ी छाँव होती है तो ये आराम से खाना खा लेते हैं। जुम्मे का दिन है और सूरह कहफ का भी एहतमाम किया हुआ है, और सूरह कहफ की तिलावत की बहुत ज़्यादा फजीलत है, और ख़ास तौर पे फितना दज्जाल से बचने के लिए इसकी तिलावत करनी चाहिए। बस यही मेरी तैयारी है जो कि रोज़ के रोज़ हो जाती है, और अल्हम्दुलिल्लाह खा पी के सोते हैं, सहरी भी इफ्तारी भी। तो मैं इतनी कोई ख़ास तैयारी नहीं करती। बस ये है कि फ़्रिज में थोड़ा बहुत अदरक रख लेती हूँ बना के, अदरक या लहसुन, वो भी मैं उसको छील के और काट के रखती हूँ, ग्राइंड करके नहीं रखती, क्योंकि इसमें से बड़ी फिर बदबू आती है फ्रिज में से। बस ये मेरी तैयारी होती है रमज़ान की। ये तकवा हासिल करना मकसद है असल, और ना कि फ़्राई आइटम्स की लंबी लिस्ट। हमने रोज़ों को कभी कभी समोसों, पकौड़ों और फ्राई और तली हुई चीज़ों तक ही महदूद कर दिया है, जबकि असल मकसद नफ्स की तरबियत और रूह की पाकीज़गी है। फ्राई चीज़ें भी खाने से तबीयत बोझल हो जाती है। कभी कभी खा लेनी चाहिए। रोज़े में जब होते हैं तो फिर दिल कर रहा होता है कि खा लें, लेकिन बस थोड़ा खाना चाहिए। और वो हेल्थ बेनिफिट्स भी हासिल नहीं हो पाते जो रोज़े का हिस्सा हैं। तो रोज़ा एक बहुत बड़ी एक इबादत के साथ साथ एक आपकी हेल्थ के लिए भी इतना अच्छा उसके ऊपर असर पड़ता है, इंसान की हेल्थ के ऊपर। वो पूरी बॉडी जो है वो आपकी रीस्टार्ट हो जाती है, लेकिन उस वक्त होती है जब आप सैर रफ्तार हल्की करें,
क्योंकि हकीकत ये है कि इफ्तार में ज़्यादा गुंजाइश नहीं होती, 2 चीज़ें खाने के बाद ही पेट भर जाता है। और मेरी कोशिश यही होती है कि प्रॉपर एनर्जेटिक मील हो ताकि गैर ज़रूरी चीज़ें खा के तबीयत ना ख़राब हो। रमज़ान तैयारियों का महीना ज़रूर है, लेकिन फ्राई आइटम्स की तैयारी का नहीं, बल्कि दुनिया और आखिरत की भलाइयों की तैयारी का महीना है। हमें यकीन होना चाहिए कि हमारा रिज़्क मुकर्रर है, अल्लाह राज़िक है, जो हमारे लिए लिखा है वो हमें ज़रूर ही मिल कर रहेगा। ख़वातीन के लिए एक ख़ुसूसी मेरा पैगाम है मेरी तरफ से कि जब हम खाना बना रही होती हैं ना, तो इस वक्त हम ज़िक्र कर सकती हैं, दुरूद इब्राहिमी पढ़ सकती हैं, दुआएं कर सकती हैं। और आप यकीन करें कि जिस वक्त हम किचन में होते हैं हमारा दिमाग इतना काम कर रहा होता है, क्योंकि उस वक्त हम प्रोसेसिंग के मोड में होते हैं, हम बना रहे होते हैं, पका रहे होते हैं, तो साथ में किचन भी क्लीन कर रहे होते हैं। तो वो इस तरह से हमारा दिमाग बहुत अच्छे तरीके से चल रहा होता है। तो उस वक्त हम बिल्कुल मुतवज्जो हो के महव हो के अपना काम कर रही होती हैं, तो अल्लाह ताला से हम दुआएं भी कर सकती हैं। और वो वक्त होता है कि चलें हम अज़कार कर सकते हैं। तो रमज़ान की ये रमज़ान का हुस्न ही जो है वो इबादत और अज़कार के साथ है। तो मेरा लेडीज़ के लिए ये पैगाम है। बस फिर बाहर से कुत्तों की आवाज़ें आने लगी, तो मैंने सोचा कि कुत्तों को खाना डाल दूँ। कुत्तों को जब मैं खाना डालती हूँ ना, मैं बहुत कम वीडियोस बनाती हूँ, क्योंकि डॉग्स को जब खाना डालती हूँ तो वो फिर खाते नहीं हैं, डरते हैं ना, तो वो खाना नहीं खाते। और जब तक मैं खड़ी रहूँगी उन्होंने नहीं खाना, और अगर वो खा भी रहे हों तो मुझे देख के ना तो दूर चले जाते हैं। तो फिर मैं कहती हूँ कि मैंने इनको क्यों तंग करना है। ये देखते रहते हैं, इंतज़ार में होते हैं कि मैं गई हूँ कि नहीं। और ये इतने चालाक हैं कि इनको पता चल जाता है कि मैं इधर खड़ी हुई हूँ, रुक रुक के देखते हैं। इनकी स्मेल सेंस जो होती है वो जानवरों की बहुत ज़्यादा होती है। तो मैंने छुप के वीडियो का कुछ हिस्सा बनाया, लेकिन आप देखें वो आता है फिर बाद में वापस चला जाता है कुत्ता। तो बस फिर मैंने और मज़ीद नहीं वीडियो बनाई। बहुत ज़्यादा खाने का तो इनका नहीं मैंने अरेंज किया होता, लेकिन बचा हुआ गोश्त और डबल रोटी भी ये खा लेते हैं। और रोटी आटा इस तरह की चीज़ें तो मैं दूध में डाल के ना डबल रोटी, जैसे मैंने क्रम्स के लिए रखे हुए थे, सैंडविचेस बनाए थे, तो उनके जो किनारे थे वो मैंने रख लिए थे कि इनके क्रम्स बन जाएंगे, यूज़ हो जाएंगे। खाना ज़ाया नहीं मैं करती, और ख़ास तौर पे रोटी अनाज ये चीज़ें ज़ाया नहीं करती, जानवरों को और परिंदों को डाल देती हूँ। एक तो खाने में बरकत रहती है, रिस्क में बरकत रहती है, परिंदे और जानवर दुआएँ देते हैं, अल्लाह ताला की ये मासूम मखलूक है। और दूसरा ये कि बरकत के साथ साथ आपके जो नामा या माल है उसमें भी ये लिखा जाएगा कि ज़ाया नहीं किया, क्योंकि हमने हर चीज़ का हिसाब देना है। तो इस वजह से फिर ये बहुत ज़्यादा फ़िक्र होती है, मुझे तो बहुत ज़्यादा फ़िक्र होती है कि किसी चीज़ का हिसाब मेरे पे ना पड़ जाए क़यामत वाले दिन, कि मेरे से ये चीज़ ज़ाया हो गई या मैंने ज़ाया की। फेंकने से, कूड़े में फेंकने से बेहतर है किसी को डाल दें, क्योंकि ऐसे भी तो वो चीज़ कंज्यूम हो ही जानी होती है, ख़राब हो जानी होती है, चली जाती है। तो चलें किसी जानवर या परिंदे के मुंह में डल जाती है तो उसका पेट भर जाता है। बस ये छोटी छोटी सी टिप्स हैं जिनसे हम अपनी लाइफ में वैल्यू ऐड कर सकते हैं किसी के लिए भी, और अपने आप को भी वर्ती बना सकते हैं कि हम किसी के लिए फ़ायदा मंद हो सकें, हम किसी को फ़ायदा पहुंचा सकें। तो कोशिश यही करनी चाहिए कि फ़ायदा मंद बनना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे प्याज हैं, इनको मैंने पानी में थोड़ी देर भिगो के इस्तेमाल करना है, क्योंकि प्याज खाने के बाद मुँह से एक फ्लेवर्स आता है, आप सबको पता ही है। तो उसकी वजह से फिर नमाज़ पढ़ने में, आपको पता है लहसुन और प्याज खा के नमाज मस्जिद में जाना मना फरमाया, क्योंकि उससे स्मेल आती है। तो इस वजह से बस इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मैं प्याज़ों को थोड़ा सा पहले पानी में भिगो लेती हूँ ताकि उसका फ्लेवर अच्छा खासा निकल जाए, फिर उसको अच्छी तरह दबा के निचोड़ के तो डाल देती हूँ। तो यहाँ पे गोल आलू बनाने थे, तो उसके लिए बड़े साइज़ के आलू चाहिए होते हैं, अच्छे बनते हैं, उसमें कोटिंग हो जाती है अच्छे तरीके से बेसन की, मैदे की। तो गोल गोल काट के मैंने रखे हैं, चूँकि भी मेरी बाकी भी साथ साथ तैयारी चल रही है। तो आलू मैंने पानी में भिगो के रखे हैं। आलू कभी भी आपने काट के छील के रखने हों तो उनको काला होने से या उनको ढीला होने से बचाने के लिए ये एक ज़रूरी टिप है कि उनको पानी में भिगो के रखें, थोड़ा सा पानी डाल दें, तो उससे आलूओं का एक तो कलर भी नहीं चेंज होता और दूसरा बिल्कुल फ्रेश रहते हैं, तो और क्रिस्पी बनते हैं, क्योंकि उनका एक्सेसिव जो स्टार्च है वो निकल जाता है इसमें से, या जो भी कोई वजह होती होगी। लेकिन ये है कि जब हम भिगोते हैं ना आलू तो नीचे स्टार्च बैठ जाता है, ज़ाहिर इसमें स्टार्च होता है। तो ये बहुत अच्छी एक टिप है जो मैंने आपको दी है कि आपने जब भी कभी आलू काट के रखने हो तो उसमें आप पानी डाल दें। तो बाकी तैयारी साथ साथ चल रही है। कीमा भूनने के बाद आलू डाल दिए थे उसमें, और आलू जितनी देर में बन रहे हैं बाकी अपनी तैयारी है। बूंदियाँ जो है वो ऑलमोस्ट तैयार हो गई हैं, भीग गई हैं,
और इस टाइम पे उनको मैं स्ट्रेन करूँगी। स्ट्रेन करके कुछ देर वो उनका जो पानी है वो सारा निकल जाएगा। तो खाना भी मेरा ऑलमोस्ट रेडी हो गया। इसमें मैं धनिया डाल के तो उसको साइड पे रख दूँगी। बूंदियाँ हैं वो भीग चुकी हैं, उनमें से पानी निकालूंगी, स्ट्रेन हो जाएगा। तो वो जो भीगे हुए प्याज है वो डाल के थोड़ा सा चाट मसाला और हल्का सा ज़ीरा, तो बस ये 3 चीज़ें मैं इसमें डालती हूँ। कई लोग इसमें मीठा भी डालते हैं, कई लोग इसमें आलू भी डालते हैं, लेकिन मुझे ये सिंपल, जितनी सिंपल हो ये उतनी अच्छी लगती है। तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप भी क्या इस तरह से बनाते हैं या आप और इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स ऐड करते हैं। और कराची वाले लोग तो इसमें थोड़ा सा मीठा डालते हैं, चाट मसाला और दही और क्रीम, बस और कुछ भी नहीं डालते। और वाकई वो बहुत मज़े का एक लग रहा होता है उसका टेस्ट, नमकीन और मीठा। और थोड़ा सा मैंने इसमें दूध डाला है, क्योंकि बूंदियाँ अपने अंदर बहुत ज़्यादा दही एब्जॉर्ब कर लेती हैं। दूध के साथ थोड़ा सा वो फिर बैलेंस हो जाता है, वरना बिल्कुल खुश्क हो जाती हैं। अब ये जो कोटिंग है इसकी तैयारी के लिए, जो आलूओं को कोटिंग करनी है उसकी तैयारी के लिए मैंने इसमें नमक, मिर्च और ज़ीरा, सूखा धनिया और मैदा डाला है। मैदा डाल के थोड़ी सी उसकी कंसिस्टेंसी अच्छी हो जाती है, क्योंकि बेसन, खाली बेसन डालें तो वो कोटिंग नहीं होती उसकी। आपको पता है बाइंडिंग का काम मैदा ही करता है, तो वो थोड़ा सा डाल के तो उसमें बड़ा अच्छा हो जाता है, उसकी कोटिंग बड़ी अच्छी हो जाती है। तो आप भी जब बनाएं तो खाली बेसन नहीं बल्कि बीच में थोड़ा सा मैदा भी ऐड कर लें। बस जी यही मेरी थी आज की रूटीन। कैट्स और डॉग्स का ख्याल, सादा सहरी और इफ्तारी और थोड़ी सी इबादत की तैयारी। मेरी आप सबसे दरख्वास्त है कि अपना दस्तरखान सादा रखें और अल्लाह ताला से अपना दिल को जोड़े रखें और रमज़ान की बरकतों को खूब समेटें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।